हेलो फ्रेंड, आज हम सामान्य हिंदी के तहत हिंदी भाषा का विकास पार्ट 1 स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम हिंदी का विकास क्रम पढ़ेंगे, हिंदी का संवैधानिक स्वरूप पढ़ेंगे, विश्व हिंदी सम्मेलन पढ़ेंगे और क्षेत्रीय भाषाएं पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत प्रमुख पत्र पत्रिकाएं जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज करेंगे जिसमें वो क्वेश्चन शामिल करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो प्राचीन हिंदी थी, प्राचीन हिंदी का काल क्या था। देखते हैं हिंदी का काल। तो प्राचीन हिंदी का काल जो हमारा था सन 1100 से लेकर ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक प्राचीन हिंदी का काल था। उसके बाद में सन 1400 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक ये हमारा मध्यकालीन हिंदी का काल था। और इसके बाद में आधुनिक हिंदी का काल जो है 1850 से लेकर अब तक ये हमारी आधुनिक हिंदी का काल रहा है। इसके बाद में हम देखते हैं हिंदी का विकास क्रम। अक्सर आपने देखा होगा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हिंदी का विकास क्रम पूछा जाता है। चलिए अब हिंदी का विकास क्रम देखते हैं। सबसे पहले हमारी संस्कृत आती है। संस्कृत, उसके बाद में पाली, उसके बाद में प्राकृत, उसके बाद में अपभ्रंश, और लास्ट में हिंदी। आपने अक्सर एग्जाम में देखा होगा कि क्वेश्चन आता है कि हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो हिंदी की उत्पत्ति हमारी संस्कृत से हुई है। इसका क्रम हमेशा कई एग्जामों में पूछ लिया जाता है, जैसे कि यूपी पीसीएस में। तो इसका क्रम हमें याद रखना है: संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। इससे संबंधित और भी कई क्वेश्चंस आते हैं अपभ्रंश से संबंधित, जो आगे देखते हैं। इस अपभ्रंश के तहत एक क्वेश्चन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास कहाँ से हुआ है। तो जो आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है वो अपभ्रंश से ही हुआ है। इसके बाद में क्वेश्चन आता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो इस तरह से हिंदी भाषा का विकास का क्रम यही है: संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। और अपभ्रंश से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो हिंदी भाषा का विकास हो चुका है। इसके बाद में हम हिंदी का संवैधानिक स्वरूप देखते हैं कि संविधान में हमारे हिंदी के लिए क्या प्रोविजंस किए गए हैं। चलिए देखते हैं। हिंदी का संवैधानिक स्वरूप जानने से पहले हमें यह जानना अति आवश्यक होगा कि हिंदी जो है भारत की राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। इसके लिए भारतीय संविधान के 2 अनुच्छेद जो है इम्पोर्टेंट हैं। एक अनुच्छेद 343 जिसमें लिखा हुआ है संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। और दूसरा जो आर्टिकल है वो है 351 जिसमें हिंदी भाषा के विकास संबंधी प्रोविजंस हैं। तो ये दोनों अनुच्छेद जो हैं हमेशा ही याद रखने चाहिए। इसके बाद में एक क्वेश्चन और आता है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसके बाद में एक और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खरे थे। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर क्या होता है। तो आइए देखते हैं राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर होता है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि अगर कोई भी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित करना हो तो उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। जैसे कि वो भाषा बहुसंख्यक द्वारा प्रयोग में लाई जा रही हो। दूसरे नंबर पर उसमें उच्च कोटि के साहित्य की रचना हुई हो। तीसरे नंबर पर उसमें जो शब्द भंडार है वो विस्तृत होना चाहिए। चौथे नंबर पर उसका व्याकरण जो है वो सरल और सुस्पष्ट होना चाहिए। लिपि भी उसकी स्पष्ट होनी चाहिए और राष्ट्रीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हो। अगर इत्यादि गुण किसी भी भाषा में पाए जाते हैं तो वो भाषा राष्ट्रभाषा हो सकती है। इतने गुण जो हैं ये हिंदी में ही विद्यमान है, तो हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित की जा सकती है, परंतु अभी तक ये राजभाषा ही बनी हुई है। अब देखते हैं इसमें अंतर क्या होता है।
राजभाषा जो है किसी भी विदेशी भाषा को भी घोषित किया जा सकता है, परंतु राष्ट्रभाषा में ऐसा नहीं किया जा सकता। राष्ट्रभाषा देश की ही भाषा होती है। राजभाषा जो है किसी भी देश में एक से अधिक हो सकती है, परंतु राष्ट्रभाषा जो है एक ही होती है। तो इस तरह से राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर होता है। आइए अब विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से सम्मेलन कहाँ कहाँ हुए हैं। जैसे कि पहला सम्मेलन 1975 में भारत में हुआ था, नागपुर शहर में। और दूसरा विश्व सम्मेलन हुआ था 1976 मॉरिशस में। तीसरा हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ था 1983 दिल्ली में, ये भी भारत में ही हुआ था। और चौथा हिंदी विश्व सम्मेलन 1993 मॉरिशस में फिर से हुआ था। इसके बाद में पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन 1996 में टोबैगो में हुआ था। इसके बाद में छठा विश्व हिंदी सम्मेलन 1999 में लंदन ब्रिटेन में हुआ था। इसके बाद में सातवां देखते हैं जो कि 2003 में सूरीनाम में हुआ था। और आठवां 2007 में न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था। उसके बाद में नवां विश्व हिंदी सम्मेलन 2012 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और इसके बाद में 10वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन था ये भी इंडिया में हुआ था, भोपाल में हुआ था। तो इससे संबंधित जो हमारे विश्व हिंदी सम्मेलन भारत में हुए हैं, जैसे कि पहला, तीसरा और 10वां, ये हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये हमारे कंट्री के अंदर हुए हैं। तो इस तरह से विश्व हिंदी सम्मेलन है। अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। भाषाओं के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि शौरसैनी अपभ्रंश है, मागधी अपभ्रंश है और अर्धमागधी अपभ्रंश है। तो इनसे कुछ भाषाओं की उत्पत्ति हुई है जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो इनकी समझ होना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि हमारे शौरसैनी अपभ्रंश से हिंदी वर्ग की उत्पत्ति हुई है, राजस्थानी वर्ग की उत्पत्ति हुई है और पहाड़ी वर्ग की उत्पत्ति हुई है। और हर एक वर्ग में जो भाषाएं होती हैं क्षेत्रीय, वो शामिल होती हैं। इसी तरह से अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी की जो भाषाएं उनकी उत्पत्ति हुई है और मागधी अपभ्रंश से बिहारी वर्ग की जो भाषाएं उनकी उत्पत्ति हुई है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं शौरसैनी अपभ्रंश से कौन कौन से भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। जैसे कि शौरसैनी अपभ्रंश से हिंदी वर्ग के अंतर्गत खड़ी बोली आती है। खड़ी बोली को कोरवी भी कहते हैं। और ब्रज भाषा आती है, हरियाणवी आती है, बुंदेली आती है और कन्नौजी आती है। इसी तरह से जो शौरसैनी अपभ्रंश में ही राजस्थानी वर्ग के अंतर्गत मारवाड़ी आती है, मेवाती आती है, जयपुरी आती है और मालवी आती है। और अगर पहाड़ी वर्ग में हम देखें तो पश्चिमी पहाड़ी, गढ़वाल, कुमाऊनी और नेपाली इत्यादि भाषाएं आती हैं। इसी तरह से अर्धमागधी अपभ्रंश में यदि हम देखते हैं तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत भाषाएं आती हैं। एग्जाम में डायरेक्टली यही से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। तो ये 3 भाषाएं हमें पता होनी चाहिए, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, जो कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं और अर्धमागधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत जो भी बिहारी वर्ग की भाषाएं होती हैं, जैसे कि मगही, भोजपुरी और मैथिली। तो इस तरह से यदि हम इस डायग्राम को स्टेप बाय स्टेप देखें तो आसानी से अगर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो हम कर सकते हैं। और इसके विपरीत यदि रटने की कोशिश करेंगे तो अक्सर ही एग्जाम में भूल जाया करते हैं। तो अब हम इसके बाद में प्रमुख पत्र पत्रिकाएं देखते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं और प्रमुख रचनाएं देखते हैं। तो आइए देखते हैं प्रमुख पत्र पत्रिकाएं जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन इनसे संबंधित पूछे जाते हैं। जैसे कि उतंड मालतंड, जो कि हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र था और इसके लेखक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। दूसरा है बंगदूत। बंगदूत के लेखक राजा राम मोहन राय थे। और तीसरा है भारत मित्र, जिसके लेखक थे बाल मुकुंद गुप्त। और इसके बाद में हिंदी प्रदीप, जिसके लेखक थे बालकृष्ण भट्ट। और सरस्वती जो कि काफी इम्पोर्टेंट पत्रिका है, इसके लेखक जो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। इसके बाद में माधुरी जो कि प्रेमचंद्र इसके लेखक थे। और प्रतीक जो है गेल इसके लेखक थे। इसके बाद में नेक्स्ट है प्रजा हितैषी, जिसके लेखक थे राजा लक्ष्मण सिंह। तो इस तरह से हमारी प्रमुख पत्रिकाएं हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में आने की संभावना होती हैं वो हम लोग करेंगे।
तब तक के लिए थैंक यू।